हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 25 ऑफ नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन आराम से सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, एंड तक देखिएगा। और थैंक यू सो मच, आपने एक वीक कॉपरेट किया, मैं यहां पर नहीं था, उसके बाद भी आपने कॉपरेट किया। लास्ट वीक जो भी करंट अफेयर आपने पढ़े हैं ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको आने वाली एग्जाम में वहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो डेली करंट अफेयर में जो भी आपको क्वेश्चन आते हैं उनको आप याद रखिएगा। ओके, एक अपडेट देता हूं। देखिए, डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर आपको क्रेजी जीके ट्रिक के प्लेटफॉर्म पर मिलता ही है। इसके अलावा हम अदर चीजों को लेकर यहां पर बात नहीं कर पाते हैं, जैसे क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए डेली करंट अफेयर के अलावा, या और क्या करंट अफेयर में हम पढ़ सकते हैं और हमको क्या अलग से पढ़ना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम सेशंस में डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो आप सभी के लिए संडे को लाइव सेशन प्लान करने का हमारा विचार चल रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सर संडे को लाइव सेशन होना चाहिए जिसमें आप एग्जाम को लेकर या अदर करंट अफेयर की अदर स्ट्रेटेजी को लेकर, कैसे पढ़ना चाहिए, डेली शेड्यूल को लेकर आप वहां पर डिस्कस कर पाए हमारे फैकल्टीज के साथ, तो आपके लिए दुष्यंत सर प्लान करने वाले हैं संडे को आपके लिए लाइव सेशन। तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि सर हम इंटरेस्टेड हैं और शुरू किया जाना चाहिए जल्द से जल्द। तो आपके लिए जितनी जल्दी हो सकेगा ऐसा भी एक सेशन हम प्लान करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का 25 नवंबर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर का। चर्चित संविधान संशोधन 131वां संविधान संशोधन बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट एक बिल लाने पर विचार कर रही थी पार्लियामेंट में। यह 131वां संविधान संशोधन बिल था। अगर यह आता है तो फिर यह चेंजेस करेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 240 में। यह आर्टिकल 240 से संबंधित है। अब ये बिल क्या है? देखिए, एक्चुअल में आर्टिकल 240 की जब हम बात करते हैं ना, तो ये बात करता है यूनियन टेरिटरीज की, है ना, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 8 में। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज की बात की गई है आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक। अब इसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 240, यह भी यूनियन टेरिटरीज से संबंधित केंद्र सरकार को पावर्स प्रोवाइड करता है। केंद्र सरकार को पावर मिलती है अगर कोई भी जगह यूनियन टेरिटरी में आर्टिकल 240 में शामिल की जाती है, कोई भी स्टेट हो, कोई भी क्षेत्र हो, अगर वो यूटी में आर्टिकल 240 में शामिल किया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ जाती है उस क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित। काफी सारी है, अंडमान निकोबार, दमन और दीव, पौंडीचेरी, है ना। तो ऐसी जितने भी यूनियन टेरिटरीज है, इसमें होता क्या है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। अब केंद्र सरकार जो विचार कर रही थी 131 अमेंडमेंट बिल लाने का, इस बार जो विंटर सेशन है ना, इसमें लाया जाना था ये, लेकिन क्योंकि पंजाब ने काफी विरोध किया है। अब आप बोलेंगे सर पंजाब ने विरोध क्यों किया? एक्चुअल में ये जो बिल लाया जा रहा है ना, ये चंडीगढ़ से संबंधित है। आपको पता होगा चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, जॉइंट कैपिटल है पंजाब और हरियाणा की, लेकिन चंडीगढ़ से संबंधित जो प्रावधान है ना, उनको देखता है पंजाब का गवर्नर। पंजाब के गवर्नर के पास पावर होती है, वो चंडीगढ़ को एडमिनिस्ट्रेट करता है, उसका प्रशासन संभालता है। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 131 अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट के दोनों हाउस में पास करवा लेती है और चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 में अगर इंक्लूड कर लेती है, तो फिर चंडीगढ़ में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का जो पावर है वो आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। तो पंजाब ने काफी विरोध किया जब सेंट्रल ने बोला कि हम ऐसा कोई बिल ला रहे हैं, तो पंजाब ने काफी विरोध किया इसके लिए, और अभी के लिए तो ये बिल होल्ड पर डाल दिया गया है, अभी नहीं लाया जा रहा है। लेकिन अगर ये आता 131 अमेंडमेंट बिल के रूप में ये आता और चंडीगढ़ से संबंधित ये प्रावधान करता, आर्टिकल 240 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है ना, दमन और दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, इन सब पर लागू होता है आर्टिकल 240। इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन सभी यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर या कोई एडमिनिस्ट्रेटर
अपॉइंट करती है, जो कि डायरेक्ट प्रेसिडेंट के अंडर में काम करता है। तो वही ऑब्वियस सी बात है, यूनियन टेरिटरी है तो केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र का शासन होगा प्रेसिडेंट के थ्रू, ठीक है ना। तो आर्टिकल 240 प्रेसिडेंट को यूनियन टेरिटरीज के लिए रूल और रेगुलेशन बनाने का अधिकार देता है। भारत में केवल एक ही यूनियन टेरिटरी है जहां पर दो यूनियन टेरिटरी है वैसे, जहां पर लेजिस्लेचर है, एक है दिल्ली और एक है पौंडीचेरी, दो ऐसी केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। सॉरी, यहां पर एक चीज और आपको याद रखिएगा कि हाईकोर्ट की जब बात होती है ना, तो हाईकोर्ट केवल दिल्ली यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलता है, लेकिन जब लेजिस्लेचर की बात होती है तो ये हमको दो यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलता है। इसको करेक्ट कीजिएगा, एक है दिल्ली और एक है पौंडीचेरी, तो दो ऐसे हो जाते हैं। लेकिन यहां पर सभी जगह पर जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, वो अपॉइंट करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अपॉइंट करती है केंद्र सरकार। लेकिन चंडीगढ़ के मामले में ऐसा नहीं होता है। चंडीगढ़ को एडमिनिस्ट्रेट करने का काम जो है वो पंजाब के गवर्नर के पास होता है, और अभी पंजाब के गवर्नर है गुलाब चंद्र कटारिया, तो ये करेंगे। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि चंडीगढ़ भी हम रूल करें और हम ही चंडीगढ़ के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करें, इसलिए अब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ेगा, चंडीगढ़ को इंक्लूड करना पड़ेगा आर्टिकल 240 में, और इसके लिए लाना पड़ेगा अमेंडमेंट बिल। तो अगर आता तो ये 131 अमेंडमेंट बिल होता 2025 का, लेकिन ये नहीं आया, तो अभी के लिए ये ठीक है, अभी इसको ना कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि पंजाब में काफी विरोध हो रहा था। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑसिंडेक्स 2025 अभ्यास का आयोजन कहां किया गया है? ऑसिंडेक्स, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज है, इसका आयोजन नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन में किया गया है ना। तो पैसिफिक ओशियन के उत्तर में इसका आयोजन किया गया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ऑसिंडेक्स नाम की एक नेवल एक्सरसाइज है। दोनों देशों की नेवी के बीच में कॉपरेशन बढ़ाना, दोनों देशों की नेवी के बीच में मेरीटाइम कॉपरेशन बढ़ाना, आपस में जॉइंट ऑपरेशन का अभ्यास करना, इस नेवल एक्सरसाइज को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो आयोजन नॉर्दर्न पैसिफिक रीजन में इसका आयोजन किया गया। इंडिया की ओर से आईएनएस सह्याद्री को भेजा गया था इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट के लिए, ठीक है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज ऑसिंडेक्स के नाम से आयोजित की जाती है। दोनों देशों की नेवी ने एंटी सबमरीन वॉरफेयर और इसके अलावा एडवांस्ड फ्लाइंग 11 है ना, इनके साथ ऑपरेशन किए हैं, इनको लेकर ऑपरेशन किए दोनों देशों की नेवी के बीच में। इंडिया की ओर से जिसने पार्टिसिपेट किया था वो है आईएनएस सह्याद्री, याद रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बार ऑसिंडेक्स की शुरुआत जो की गई थी ना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की नेवी के बीच में, ये 2015 में हुई थी, और नॉर्मल केसेस में ये 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। एक और एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित की जाती है, ये नॉर्मली एक मिलिट्री एक्सरसाइज है ऑस्ट्रा हिंद के नाम से। अभी अक्टूबर मंथ में इसका आयोजन किया गया था, 13 से लेकर 26 अक्टूबर तक ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में ऑस्ट्रा हिंद के 4th एडिशन का आयोजन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया गया। तो दोनों को याद रखिएगा, ऑस्ट्रा हिंद की जब बात होती है तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ऑसिंडेक्स की बात होती है तो ये नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। साइक्लोन फीना ने मुख्यतः किस देश को प्रभावित किया? अभी एक साइक्लोन आया था, साइक्लोन फीना, और ये हमको देखने को मिला था ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में। ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी रीजन है उसको प्रभावित किया था साइक्लोन फीना ने। अगर हम मैप पर लोकेशन देखते हैं ना, तो ये हमको देखने को मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसके उत्तर में औरफूरा सी है, और औरफूरा सी के अगर हम पश्चिम में जाते हैं तो तिमोर सी देखने को मिलता है। तो इन दोनों सी के बीच में एक लोकेशन देखने को मिलती है। दोनों सी के बीच में एक फीना नाम का साइक्लोन अभी यहां पर देखने को मिला था, जिसने ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में काफी ज्यादा लैंडफॉल किया था। काफी लोगों को यहां से विस्थापित करने की जरूरत पड़ी, काफी लोग यहां पर प्रभावित हुए, कुछ लोगों की डेथ भी हुई है साइक्लोन फीना के कारण। तो ओरिजिन कहां पर है? तिमोर सी और औराफूरा सी के बीच में। और ये दोनों जो सी है ना, ये पैसिफिक ओशियन का ही पार्ट है। अगर हम यहां पर देखते हैं तो ये पूरा जो ओशियन हमको देखने को मिलता है ये पैसिफिक ओशियन है। तो ये जो पपुआ न्यू गिनी अगर हम देखें एक देश है, इसके बीच का ये जो एरिया ना पैसिफिक ओशियन का। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में पैसिफिक ओशियन में देखने को मिला है
साइक्लोन फीना कि अच्छा हाँ, सी की लोकेशन भी पूछी जाती कभी, अगर ऐसा आ जाए कि तिमोर सी किस महाद्वीप में स्थित है, या फिर किस महाद्वीप के उत्तर में है, किस महासागर में है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो तिमोर सी की जब बात आती है तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, पैसिफिक ओशियन में, और जब ओराफ्यूरा सी की बात आती है तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में देखने को मिलता है, जो कि पैसिफिक ओशियन का ही पार्ट है। और इनके बीच में ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में आया है हमारा अभी साइक्लोन फीना। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तरी पार्ट है यहां पर इसने लैंडफॉल किया है। पिछले कुछ समय में जो साइक्लोन हमको देखने को मिले हैं, जो बड़े हैं और सबसे ज्यादा जिन्होंने तबाही मचाई, तो उनमें एक साइक्लोन मोंथा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिया प्रभावित हुआ था। इंडिया के जो पूर्वी घाट सेक्शन है वहां पर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये प्रभावित हुए थे साइक्लोन मोंथा के कारण, बे ऑफ बंगाल में देखने को मिला था। फिर एक कैरेबियन सी में आया था हरिकेन मेलिसा, जमेका इससे प्रभावित हुआ था बहुत ज्यादा। फिर एक हरिकेन एरिन आया था, ये अटलांटिक ओशियन में देखने को मिला था। टाइफून पोडुल आया था साउथ चाइना सी में, है ना, फिलीपींस, वियतनाम ऐसे देशों को इसने प्रभावित किया था। टाइफून कोम है वेस्ट पैसिफिक ओशियन में देखने को मिला था। फिर साइक्लोन रेमल आया था, ये भी बे ऑफ बंगाल में आया था। साइक्लोन आसना अरेबियन सी में देखने को मिला था, गुजरात के पश्चिमी तटों पर। हालांकि इसने ज्यादा तबाही नहीं मचाई थी, लेकिन ये अरेबियन सी में आया था। और एक साइक्लोन दाना आया था कुछ समय पहले बे ऑफ बंगाल में। तो ये अदर साइक्लोन है जिन्होंने वर्ल्ड में कहीं ना कहीं किसी महासागर में ज्यादा इनका प्रभाव देखने को मिला। ऐसे मैंने आपको साइक्लोन या फिर जो भी चक्रवात है वो बताया। ठीक है, आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल स्पेशल पैकेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल के लिए आपको यहां पर दूसरा कंटेंट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जीएस के वन लाइनर मिल जाएंगे सॉरी, मैथ्स रीजनिंग, इंग्लिश की टॉपिक वाइज ई बुक यहां पर मिल जाएगी। आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आंसर है एनालिसिस के साथ मिल जाएंगे। प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे आपको। 2 साल के करंट अफेयर का आपको यहाँ पर पूरा पैकेज इसमें इंक्लूड किया गया। मैराथन की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस सिंगल पैकेज में आप एसएससी सीजीएल के लिए स्पेशल पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करें और डायरेक्ट इसे ज्वाइन करें। ओके, और कोई भी हर्डल आता है आपको, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए हमारी टीम को। व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है ना, जो भी आपकी क्वेरी, आपका क्वेश्चन है, आप यहां पर पूछ सकते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के लेजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो धर्मेंद्र, है ना, पहले एक बार इनकी निधन को लेकर काफी अफवाहें भी चली थी कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले, लेकिन अब फाइनली इनका निधन हो गया है धर्मेंद्र का। ठीक है, 89 वर्ष की इनकी एज थी। काफी समय से बीमार भी चल रहे थे क्योंकि एज ज्यादा है, तो अब 89 वर्ष की आयु में धर्मेंद्र का निधन हो गया। इनको भारत सरकार के द्वारा 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र। ठीक है, तो पद्म भूषण कब दिया गया था? सबसे बड़ा अवार्ड इनके पास पद्म भूषण है, तो यह दिया गया था 2012 में। 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, मुंबई में। पंजाब से आते हैं वैसे, है ना, पंजाब से संबंधित है। इंडियन एक्टर और पॉलिटिशियन भी रहे हैं। लोकसभा से सांसद रहे 5 साल। 2004 से 2009 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। कहां से, कौन सी सीट से? तो बीकानेर, राजस्थान से। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, इसको भूलना मत, ये पूछा जा सकता है। तो 2004 से 2009 तक लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी रहे, लोकसभा के सांसद रहे, बीकानेर राजस्थान से। बीजेपी पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था। ठीक है, तो इनका लोकसभा क्षेत्र पूछा जा सकता है, तो राजस्थान का बीकानेर। फर्स्ट फिल्म इनकी देखी जाए तो 1960 में आई थी इनकी पहली पिक्चर, दिल भी तेरा हम भी तेरे नाम से इनकी पहली मूवी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पद्म भूषण 2012 में दिया जा चुका है। 38th नेशनल फिल्म अवार्ड में इनको नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया गया है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, एक मूवी आई थी सनी देओल की, घायल, इसके प्रोड्यूसर थे। तो 38th नेशनल फिल्म अवार्ड में इनको इसके लिए इस कैटेगरी में नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया जा चुका है। और एक बाबा साहेब अंबेडकर नोबेल प्राइज भी इनको 2017 में दिया जा चुका है।
वैसे सबसे बड़ा पद्म भूषण है, और अगर ये याद करना चाहें तो याद करिए, ठीक है। पद्म भूषण 2012 में धर्मेंद्र को दिया गया था। अब 89 वर्ष की आयु में धर्मेंद्र का निधन हो गया। 26th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड का आयोजन कहां किया गया है? 26th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड, इसका आयोजन किया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। देखिए ये जो आयोजन होता है ना, यहां पर क्या होता है कि वर्ल्ड के अलग अलग देशों के चीफ जस्टिस या जो अदर जज हैं या फिर ऐसी कोई विधि अधिकारी, ऐसी कोई पोस्ट पे, वो यहां पर इकट्ठा होते हैं और वर्ल्ड से, है ना, जो लॉ से संबंधित जो मुद्दे हैं, वर्ल्ड के जो हर्डल्स हैं, लॉ को इंप्लीमेंट करने में क्या हर्डल आ रहे हैं, है ना, उनको लागू करने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे लॉज होने चाहिए, इन सभी मुद्दों पर ये सभी जजेस मिलकर यहां पर चर्चा करते हैं। तो अधिकतर देशों के डेलीगेट्स यहां पर जजेस जो हैं, चाहे चीफ जस्टिस हो अदर जज हैं, वो यहां पर आते हैं। तो इस बार ये 26th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड आयोजन कहां पर हुआ? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। 19 से लेकर 24 नवंबर तक यह आयोजित हुआ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। वर्ल्ड जुडिशियरी समिट के रूप में भी इसे जाना जाता है। कॉन्फ्रेंस को एक नाम और दिया जाता है, वर्ल्ड जुडिशियरी समिट। उद्देश्य क्या है? लीगल इश्यूज पर चर्चा करना, रूल ऑफ लॉ को बढ़ावा देना, वर्ल्ड में ऐसे लॉ को कायम करने में मदद करना जिसको लॉ तो अच्छा हो ही, लोग भी फॉलो करें। लोग का फॉलो करते हैं किसी कानून को जब वो अच्छा होता है, जब वो सभी के अधिकार क्षेत्र में होता है, वो जो सभी के लिए सही होता है, तब लोग उसको फॉलो करते हैं। तो इसीलिए रूल ऑफ लॉ को लागू किया जाए, बढ़ावा दिया जा सके, लीगल इश्यू पर चर्चा की जा सके, इसीलिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड, जिसे वर्ल्ड जुडिशियरी समिट कहा जाता है, इसका आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया। अच्छा, आयोजन कौन करता है पता है? एक प्राइवेट स्कूल करता है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर फेमस है। लखनऊ में इसका ये स्कूल देखने को मिलता है, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, है ना। तो ये स्कूल कहां पर है? लखनऊ में, और इसीलिए आयोजन भी कहां हुआ है? लखनऊ में। तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, हर साल आयोजित की जाती है। उद्देश्य आपको पता है, 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी कॉन्फ्रेंस की। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल इसका आयोजन करवाता है। प्राइवेट स्कूल एक प्रकार का, इसके नाम पर कुछ इंटरनेशनल अवार्ड है, जैसे कि 2023 में एक साल में 61,345 स्टूडेंट को एनरोल करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आया था। इसके अलावा स्कूल की सोसाइटी जो है ना, यूनाइटेड नेशन द्वारा एनजीओ का उसको दर्जा दिया जा चुका है, सीएमएस सोसाइटी को। ये जो मतलब समाज सेवा के मुद्दों पर ये एनजीओ की तरह कार्य करता है। 2002 में इस स्कूल ने यूनेस्को प्राइज फॉर पीस एजुकेशन जीता था। सीएमएस इस अवार्ड को जीतने वाला दुनिया का एकमात्र स्कूल है जिसे यूनेस्को के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश का स्कूल है, ठीक है। संविधान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हर साल संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे, मनाया जाता है 26 नवंबर को। यह नेशनल लॉ डे भी है ना, भारतीय या राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में से जाना जाता है। तो 26 नवंबर को मनाया जाता है भारतीय संविधान दिवस। सही है। क्यों? जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने भारतीय संविधान को एडॉप्ट किया था और उसे आंशिक रूप से लागू किया था, कुछ उसके पार्ट्स को लागू किया था 26 नवंबर 1949 में। हमारी जो संविधान सभा थी जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने 26 नवंबर 1949 को संविधान को तैयार कर लिया था, एडॉप्ट कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा, और कुछ पार्ट्स को लागू कर दिया गया। लेकिन बाकी का जो पूरा संविधान था उसको 26 जनवरी को लागू किया गया था 1950 में, और इसी दिन आपको पता है हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। अच्छा, अगर 26 नवंबर को 1949 में ही संविधान तैयार हो गया था, एडॉप्ट कर लिया गया, तो लागू करने में 2 महीने का ऑलमोस्ट टाइम क्यों लिया गया? तो वो इसलिए क्योंकि 26 जनवरी ये जो एक डेट है ना, ये एक ऐतिहासिक डेट थी इंडिया के इतिहास में, क्योंकि 1930 से इस दिन भारत में इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी को। अब आगे चलकर भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त को 1947 में।
तो अब जो हमारा इंडिपेंडेंस डे था वो शिफ्ट हो गया 15 अगस्त को। तो अब ये जो डेट है, जो 26 जनवरी की ऐतिहासिक डेट है, उसका भी कोई बना रहे कि उसको भी देश में सेलिब्रेट किया जाए, तो मतलब ये अपना अस्तित्व ना खो दे ये वाली डेट, जो ऐतिहासिक डेट है। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने क्या किया कि संविधान को एडॉप्ट तो कर लिया, आंशिक रूप से लागू कर लिया, लेकिन होल्ड पे रखा और फिर उसे लागू किया 26 जनवरी 1950 को। तो जो 26 जनवरी था, जो पहले इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जा रहा था, वो अब रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाने लगा। तो ये डेट भी बनी रह गई और हमारी जो इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त को शिफ्ट हो गया। तो संविधान दिवस हर साल मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, 19 नवंबर 2015 को इंडियन गवर्नमेंट ने संविधान दिवस मनाने की घोषणा की थी, भारत सरकार के द्वारा 2015 में शुरू किया गया, और इसी दिन नेशनल लॉ डे भी मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसकी 11वीं बैठक थी, 11वां सेशन था, और उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, कुछ इलेक्शन और सिटीजनशिप जैसे जो मुद्दे थे ना, वो उसी वक्त लागू कर दिए गए, लेकिन बाकी संविधान को फिर 26 जनवरी को लागू किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ना। एडॉप्ट हमने 26 नवंबर 1949 को किया, लागू किया 26 जनवरी 1950 को। 106 अमेंडमेंट अभी तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके, 25 पार्ट हैं, और शेड्यूल हमको देखने को मिलते हैं 12 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और आर्टिकल, कुछ सब आर्टिकल्स भी हैं, तो सब मिलाकर 450 से ज्यादा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी देखने को मिलते हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रम्बल है, उसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ना, वो क्वाजी फेडरल है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। देखिए, एक होता है फेडरल सिस्टम, संघीय ढांचा, एक होता है यूनिटरी सिस्टम, एकात्मक ढांचा। हमारा जो संविधान है ना, वो क्वाजी फेडरल है, मतलब इसमें राज्यों का अलग से पावर है, लेकिन जब इमरजेंसी लागू होती है, नेशनल इमरजेंसी, तो हमारा जो फेडरल सिस्टम है ना, वो यूनाइटरी सिस्टम में बदल जाता है, तब पूरे पावर सेंट्रल के पास आ जाते हैं, तो वो एकात्मक ढांचा हो जाता है। तो हमारा संविधान क्वाजी फेडरल है। ठीक है, अब अगर पूछा जाए संविधान कठोर है कि लचीला है, तो दोनों है। हमारे संविधान में रिजिडिटी भी देखने को मिलती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी देखने को मिलती है। तो रिजिडिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। मतलब ये हुआ कि कुछ हमारे संविधान में कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो कि बहुत ही इजी हो जाते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिसको करने में मतलब बहुत टफ प्रोसीजर है, जो कि मतलब कोई कर ही नहीं पाता। जैसे अगर इजी चेंजेस अगर हम देखें, तो संघ राज्य क्षेत्रों की सीमा में परिवर्तन करना है, हमारे राज्यों को जोड़ के एक करना है, एक राज्य को तोड़ के दो बनाना है, तो ऐसे चेंजेस बहुत इजी हो जाते हैं। तो ये कैसा है? फ्लेक्सिबल है। लेकिन जब बात आती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन की प्रोसीजर को चेंज करने की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की प्रोसीजर को चेंज करने की, है ना, जो हमारे फेडरल सिस्टम को इफेक्ट करे, अगर ऐसे चेंजेस करना है तो वो बहुत टफ है, होते ही नहीं है। तो ये क्या है? कठोर है। तो हमारा संविधान कठोर और लचीला दोनों है। इजी से फैक्ट है संविधान के बारे में, यहां पर मैंने आपको बता दिया। भारत ने पहला ब्लाइंड विमेन T20 वर्ल्ड कप किस टीम को हराकर जीता है? हमारी जो ब्लाइंड विमेन टीम है ना, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता है नेपाल की ब्लाइंड विमेन टीम को हराकर। यह भारत का पहला ब्लाइंड विमेन T20 वर्ल्ड कप है इंडिया का। हमने, हमारी जो ब्लाइंड विमेन टीम है, उन्होंने अभी 11 से लेकर 23 नवंबर तक ये चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। ठीक है, और इंडिया ने नेपाल को 60 विकेट से हराकर ये चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। तो इंडिया विनर हो गया, नेपाल हो गया रनर अप। भारत ने वैसे 16 मेंबर की टीम की घोषणा की थी, वैसे 16 मेंबर की होती, 11 खेलते हैं प्लेयर। इंडियन टीम की हमारी जो कैप्टन थी ना ब्लाइंड विमेन टीम की, वो दीपिका टीसी थी, और वाइस कैप्टन गंगा एस कदम थी। तो हमारी कैप्टन पूछी जा सकती है क्योंकि हम विनर रहे हैं। तो T20 विमेंस ब्लाइंड वर्ल्ड कप है, इंडिया ने अपने नाम किया। आयोजन इसका किया गया था इंडिया और श्रीलंका में संयुक्त रूप से। नॉर्मल जो विमेन वर्ल्ड कप हुआ है 2025 में, जो हमने ही जीता था, वो भी इंडिया और श्रीलंका में खेला गया था, और ये भी इंडिया और श्रीलंका में खेला गया। क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया ने इसका आयोजन करवाया, और श्रीलंका का जो ब्लाइंड के लिए जो क्रिकेट बोर्ड है उसका भी सहयोग रहा है। तो इंडिया की ओर से आयोजन करवाने वाली यह संस्था थी। भारत में ब्लाइंड क्रिकेट को आयोजित करवाने वाली, गवर्न करने वाली संस्था ये 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में देखने को मिलता है।
द क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया। ठीक है, और इसने आयोजन करवाया T20 ब्लाइंड विमेन वर्ल्ड कप का, और ये खिताब जीता है इंडिया ने 7 विकेट से फाइनल में नेपाल को हराकर। भारत की पहली एआई इंडस्ट्री एसोसिएशन का नाम क्या है? इंडिया की पहली एआई इंडस्ट्री एसोसिएशन का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। काम क्या है? भारत की जितने भी एआई इंडस्ट्रीज है, एआई सेक्टर है, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जितने भी स्टार्टअप है, उनको एक साथ लाना, उनको एक मंच देना, उनके हितों के लिए काम करना। जैसे मजदूर संघ होता है ना, जो मजदूरों के अधिकार, लेबर एसोसिएशन होता है, लेबर के अधिकारों के लिए काम करता है। एक आपने देखा होगा, अगर आपके इधर सराफा जो कारोबारी होते हैं, उनका एक एसोसिएशन होता है जो पूरे कारोबारियों की हितों के लिए काम करता है। गवर्नमेंट तक कोई बात पहुंचाना है तो वो पहुंचाता है, ब्रिज के रूप में काम करता है। उसी तरीके से एआई इंडस्ट्री के लिए पहला एसोसिएशन इंडिया में बना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नाम से। भारत के जो इंडस्ट्रीज लीडर है ना, उन्होंने मिलकर इसे शुरू किया। भारत में एआई सेक्टर को ये गवर्न करेगा। इंडियन गवर्नमेंट और एआई इंडस्ट्रीज स्टार्टअप, इनके बीच में ब्रिज के तरह कार्य करेगा। उद्देश्य क्या है? एआई सेक्टर की इंडस्ट्रीज को आपस में जोड़ना। इसके प्रेसिडेंट विजय कालंतरी को बनाया गया है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में अभी इसकी स्थापना की गई। ठीक है, काम क्या करेगा आपको समझ में आ गया। एआई सेक्टर के लिए पॉलिसीज मेकिंग का काम है, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। सभी इंडस्ट्री जो एआई सेक्टर में काम करती है, उनको एक साथ लाएगा, एक मंच देगा। चर्चित खिलाड़ी अनुपमा रामचंद्रन किस खेल से संबंधित है? अनुपमा रामचंद्रन की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही फेमस स्नूकर खिलाड़ी, तमिलनाडु से आती है अनुपमा रामचंद्रन। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि IBSF वर्ल्ड स्नूकर 2025 चैंपियनशिप इन्होंने अपने नाम की है, अनुपमा रामचंद्रन ने। और इंपॉर्टेंट यह है कि जिससे इस टाइटल को जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी स्नूकर की अनुपमा रामचंद्रन। अभी कतर के दोहा में IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, और इसका खिताब अनुपमा रामचंद्रन ने जीता है। स्नूकर की चैंपियनशिप है ये, IBSF वर्ल्ड स्नूकर, हर साल आयोजित की जाती है। 1963 में इसका जो IBSF वर्ल्ड स्नूकर जो मेंस कैटेगरी का है वो शुरू हुआ था, और आगे चलकर 2003 में फीमेल कैटेगरी में भी ये शुरू किया गया। तो अभी फीमेल वाला जो वर्जन है IBSF वर्ल्ड स्नूकर, इसका आयोजन कतर के दोहा में किया गया, और इसे अनुपमा रामचंद्रन ने जीता है। इसे जीतने वाली पहली इंडियन स्नूकर विमेन खिलाड़ी। इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है। तमिलनाडु से आती है अनुपमा रामचंद्रन, भारत की स्नूकर प्लेयर, 23 साल की है। 2024 में एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का भी खिताब ये जीत चुकी है। ठीक है, और अभी जो उपलब्धि है वो इंपॉर्टेंट है। IBSF वर्ल्ड स्नूकर जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी, तमिलनाडु से, तमिलनाडु की रहने वाली। लास्ट क्वेश्चन, जस्टिस सूर्यकांत को भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? अच्छा, जो हमारा करंट का मुद्दा है, जो हमारा फैक्ट है, वो तो हमारे क्वेश्चन में ही, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो भारत के 53 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं जस्टिस सूर्यकांत। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान करता है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य जजेस की नियुक्ति आर्टिकल 124 में देखने को मिलती है। 124 है ना, 124 सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान भी आर्टिकल 124 में ही। तो अभी हमारे पास जो 53वें मुख्य न्यायाधीश थे, BR गवई थे, 52वें मुख्य न्यायाधीश जो थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो BR गवई थे। उनको रिप्लेस किया है जस्टिस सूर्यकांत ने 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। शपथ दिलवाई है द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी प्रेसिडेंट है, इन्होंने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है, और शपथ भी उनको उनके पद की प्रेसिडेंट दिलवाता है। ठीक है, तो अब सूर्यकांत जो है वो 2027 9 फरवरी 2027 तक अपने पद को संभालेंगे। सूर्यकांत हिसार हरियाणा से आते हैं, हरियाणा के एडवोकेट जनरल रह चुके हैं,
और हरियाणा के पहले चीफ जस्टिस भी सूर्यकांत ही थे। अभी ये सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बने हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल 124 से 147 तक के प्रावधान सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। 124 का सब क्लॉज 1 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त अन्य जजेस होंगे। यह आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 1 कहता है। और आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 2 कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य जजेस की नियुक्ति भारत की प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। जो भी प्रेसिडेंट होंगे वो करेंगे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में 33 अदर जज हैं, एक मुख्य न्यायाधीश है। सबकी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, कुछ और चीजें मैंने मेंशन की, आपको एक बार देख लेना पॉज करके, या पीडीएफ ले लेना क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन से, वहां से पढ़ लेना। ये जो आपका स्ट्रेटेजिक पोर्शन है उसको एक बार पढ़ लेना, ये पूछा जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज भी पूछा जाता है। क्वालिफिकेशन देख लें तो 124 के सब क्लॉज 3 में क्वालिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, भारत का सिटीजन होना चाहिए, 5 साल तक या तो हाई कोर्ट के जज रहे हों या 10 साल तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में काम किया हो मिनिमम, तो फिर ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है और प्रेसिडेंट की नजर में एक अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। तो प्रेसिडेंट ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर सकते हैं। रिटायरमेंट की एज है 65 साल या 6 वर्ष, जो भी पहले हो। अगर इनको पद से बीच में इस्तीफा देना है तो रिजाइन भी प्रेसिडेंट को ही देकर अपना पद छोड़ सकते हैं, और अगर हटाना है तो पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा इनको सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनके पद से हटा सकती है। ठीक है, तो ये छोटे से प्रावधान है जो यहां पर मैंने आपको बता दिए। तो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, किसने शपथ ली है? तो ये है हमारे सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत। बी.आर. गवई को इन्होंने रिप्लेस किया है। डन। तो यहां पर हमारे सारे बेसिक फैक्ट हो जाते हैं। 25 नवंबर के सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किए। लास्ट सेशन के करंट अफेयर को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 का कंट्री पार्टनर किस देश को बनाया गया है? तो ये दोनों हैं, बी और सी यहां पर आंसर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। पोएट्री में 2025 नेशनल बुक अवार्ड किसे दिया गया है? यह दिया गया है पैट्रिसिया स्मिथ को। भारत सरकार द्वारा भारत के 250 से अधिक प्रमुख व लघु समुद्री बंदरगाहों के लिए नए सुरक्षा नियामक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यह है CISF। हाल ही में डाव को जीआई टैग दिया गया है, यह क्या है? एक पारंपरिक हाथ से बनी हुई जाली ब्लेड है डाव, जिसे जीआई टैग दिया गया। दुनिया का पहला फ्लोटिंग आर्टिफिशियल आइलैंड किस देश द्वारा बनाया जाएगा? तो इसे बनाया जाएगा चाइना के द्वारा। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? यह रिपोर्ट जारी की गई यूनिसेफ के द्वारा। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 7th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली। भारत में नए 4 लेबर कोड लागू किए गए। ये नए लेबर कोड कितने पुराने लेबर कानूनों को मिलाकर बनाए गए हैं? तो 29 लेबर कानूनों को मिलाकर ये बनाए गए हैं। एक्सरसाइज सागर कवच का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड। लास्ट क्वेश्चन था, हम और ये विश्व पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसे लिखा है मनमोहन वेद ने। तो ये लास्ट डे के हमारे करंट अफेयर के आंसर हो जाते हैं। रिवाइज कर लिया हमने क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। ठीक है, कल क्वेश्चन ऑफ द डे थे, हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान महावीर स्वामी की जयंती किस महीने में मनाई जाती है? यह मनाई जाती है चैत्र माह में, है ना, भगवान महावीर स्वामी की जयंती। मानक तीरंदाजी स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में कितने वृत्त क्षेत्र होते हैं? तो ये होते हैं 10। कौन सी मिश्र धातु तांबे और जस्ते से बनी होती है? तो यह है पीतल। ठीक है, जो तांबे और जस्ते को मिलाकर बनाई जाती है। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए आज के। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, 2025 महिला वर्ल्ड कप फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार किसे मिला? 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही? और वर्ल्ड एल्डर डे हर साल कब मनाया जाता है? तीनों क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर लो, आराम से कमेंट में आंसर कीजिएगा। अगेन कमेंट जरूर कीजिएगा इस मुद्दे पर भी कि आपके लिए संडे को स्पेशल लाइव क्लास हम लेकर आ रहे हैं।
जो कि आपको करंट अफेयर के लिए और ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी हम दे पाएंगे। आपके लिए लाइव क्लास हमने शुरू करने की योजना बनाई है, जहां पर संडे को आपको सारी स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, एग्जाम वाइज भी आपको क्या पढ़ना चाहिए, किन चीज़ों पर आपका फोकस होना चाहिए, और अदर आपके जो भी डाउट है हम वहां पर डाउट सेशन आपके ले पाएंगे। तो अगर आपको ये क्लासेस भी चाहिए तो आप कमेंट में यस कमेंट छोड़कर जाना, अपना कमेंट छोड़कर जाना, जो भी आप कमेंट करना चाहें, ठीक है। हमारी टीम उसको मॉनिटर करेगी, और अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा तो हम संडे को आपके लिए, दुष्यंत सर आपके लिए लाइव सेशन प्लान करेंगे, ठीक है। तो कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।